रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास थी, वो आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी, आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की ये बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे लोग जिद करने लगे और कहने लगे, हाँ काकी सुनाइए ना, काफी दिन हो गए। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम लोग दोबारा कभी कहानी सुनने की जिद नहीं करोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नजर से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठीं, क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी, वो अपने घर में एक चारपाई पर बड़ी ही तल्लीनता से सो रहा था। तभी ना जाने कहां से एक घर में चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। आ हा हा, रोने चीखने की आवाजें इतनी भयानक थी कि उस आवाज से चंद्र की नींद झट से टूट गई और वो घबरा गया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी के दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो एक दूर घर में लाइट जल रही थी और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर चंद्र पसीने से तर-बतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप उस घर की तरफ बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ें जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थी, पर अपने आप को ना रोका और उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर पहुंचा तो सन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास में एक महिला जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि सामने उसकी प्रिय दोस्त यानी चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। इधर चंद्र वहां उल्टे पांव भाग आता है और उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो बस ना तो सही से लेट पा रहा था और न सो पा रहा था। वो बस करवटे पर करवटे लिए जा रहा था। अभी तक वो ये नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज गए थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूर पर एक गहरा काला कुआं था जो वर्षों से सूखा पड़ा था और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा, तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूलें उड़ने लगी, जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे उनका खड़ा रहना
हद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तूफानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रही थी कि उनका रुकना संभव ही नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे। तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए आ गए और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। और उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है जिसने वर्षों से तपस्या की, आज उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? कौन आ गई है? किसकी तपस्या पूरी हो गई है? जिसे कुछ वर्षों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोग उसे जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया था, वही आ रही है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? कृपया आप ही कोई उपाय बताइए, सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की दृष्टि चित्रा की लाश पर गई, जहां उन लोगों ने गिरा दी थी। वहां से वो लाश गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था जब बवंडर उसके काफी नजदीक आ गया था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहां से गायब हो गया और सब चीज पहले जैसा हो गया। इधर चित्रा की लाश गायब हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंच गया और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को न जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा, तुम चंद्रकला के बेटे चंद्र हो ना? हम महाराज, मैं ही चंद्र हूं, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा, जब तुम 10 साल के थे ना, तो चंद्रकला जी एक तुमको मेरे पास लेकर आई थी और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए तब मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या तो अपना प्राण त्याग देगी, पर तुमसे चाहते हुए भी विवाह नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली एक मृत आत्मा से जुड़ी हुई है। तांत्रिक की ये बात सुनकर चंद्र के में पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उसे समझ आ गया कि चित्रा की मौत कैसे हो गई। उसने सारी बात तांत्रिक को बता दी, जो चित्रा के साथ हुआ। तांत्रिक ने जब चित्रा वाली बात सुनी तो उसके भी होश उड़ गए। उसने उससे कहा, बेटा, मेरा शक सही निकला, तुम्हारी कुंडली उसी स्त्री से जुड़ी है जिसे बरसों पहले कुछ लोगों ने इसी स्थान पर जिंदा मार दिया था और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके इसी कुएं में फेंक दिया था। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी तपस्या पूरी हो गई है और वो अपना बदला एक मानव शरीर धारण करके ही पूरा लेगी। तो सभी लोग सतर्क और सावधान रहना। तांत्रिक बात सुनकर चंद्र अब और भी डरने लगा था। उसे अब पता चला कि उसकी किस्मत एक मृत आत्मा से जुड़ी हुई है जिसे वर्षों पहले मार दिया गया था। तभी उसने तांत्रिक से पूछा, इसका उपाय क्या है महाराज? इसका उपाय बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसके लिए तुम्हें। जैसे ही इसके आगे तांत्रिक बोलता, वैसे ही कुएं से एक बड़ा काला जला हुआ हाथ निकला और बिना देरी किए तांत्रिक के मुंह को दबोचकर अपने कुएं के अंदर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और सभी लोग डर के मारे वहां से जैसे ही भागने को हुए, कुएं से लाल लाल गाढ़े खूनों की बौछार होने लगी, जिसे देखकर सभी लोगों का दिल दहल गया। चंद्र ये सब देखकर वो तो बिल्कुल मूर्ति की तरह जम गया था। तभी उस कुएं में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। हा 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 हा। हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी आवाज से पूरी धरती कंपन करने लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचने का उपाय ढूंढोगे और उपाय तुम्हें मिल जाएगा? कभी नहीं।
दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम लोगों को मारने से कोई रोक नहीं पाएगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये कहकर वो फिर हंसने लगी और तांत्रिक के शरीर को पूरी तरह नोचकर बाहर उछल दिया, जिसे देखकर वो लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उस भयानक आत्मा वाली बात और तांत्रिक की मौत पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब सभी लोगों ने ये बात सुनी तो डर के मारे अपने घर में पैक हो गए। पूरे गांव में ये बात भी बता दी गई कि शाम के 10 बजे के बाद इस शमशान वाले रास्ते से कोई नहीं आएगा जाएगा। जो भी काम करना हो 10 बजे से पहले करके अपने अपने घरों में बंद हो जाएं, नहीं वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। इधर चंद्र भी बुरी तरह से डर गया था। उसने जो आज वो भयानक दृश्य देखा, उसके बाद से वो भी सतर्क हो गया। रात को 10 बजे आज मौसम थोड़ा सुहावना था और धीरे धीरे ठंडी हवाएं भी बह रही थी। सभी लोग अपना जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। उधर उस कुएं के पास जो सूखा सा पेड़ की डाल पर, जिसका सिरा उस कुएं के बीचों बीच लहरा रहा था, उस पर एक स्त्री सफेद साड़ी पहने हुए, जिस गहरे लाल रंग के खूनों का धब्बा लगा हुआ था। उसके काले काले लंबे बाल हवा की मंद गति में लहरा रहे थे, या यूं कहें कि वो स्त्री हवा की मंद गति में डाल पर पीछे की तरफ बैठकर झूल रही थी और गुनगुना भी रही थी। गाने की लिरिक्स कुछ इस प्रकार थी। मुझे प्यार है तुमसे, मुझे प्यार है तुमसे, आएगा जब तू मिलने। जैसे ही ये गाने की लिरिक्स आगे बढ़ती वैसे ही वो स्त्री रुक गई और हंसते हुए कहने लगी, हाँ आज तो मजा ही आ गया। आज उस तांत्रिक का गाढ़ा गाढ़ा खून पीकर मानो मन ही तृप्त हो गया। आखिर मेरी मौत के पीछे उसका भी तो हाथ था, तो अगर अपराधी को सजा न मिले तो ये कहाँ का न्याय है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मौत के बदले मौत का अंजाम क्या होता है। ये कहते हुए वो आसमान में देखने लगी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, पर अंधेरे में ठीक प्रकार से दिख नहीं रहा था। वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने उस तांत्रिक को जिंदा फाड़ दिया था। तभी वही एक लड़की जो सिर पर एक बर्तन की टोकरी रखी हुई थी और दिखने में वो बिल्कुल साधारण लग रही थी। उसने फुल कमीज और नीचे घांगरा पहना हुआ था जो शायद कॉटन का लग रहा था। बिना किसी डर के वो शमशान वाले रास्ते से चली आ रही थी। जब उस आत्मा की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो शैतानी हंसी के साथ वहां से गायब हो गई, पर उसका काला धुआं अब भी उसके पीछे मंडरा रहा था। वो लड़की जैसे ही उस कुएं के पास पहुंची तो अचानक से उसे पायल के छनकने की आवाजें सुनाई दी। उसने जब ये सुना तो उसके कदम अचानक से रुक गए और जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने फिर चलना प्रारंभ किया तो उसे फिर से उसी पायल की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने जब अपने पैरों को देखा तो उसके पैरों में कोई पायल नहीं थी। फिर उसे वो आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? इसी उधेड़-बुन में वो आगे बढ़ने लगी, पर अब वो आवाज बंद हो गई और उसे एक अजीब सा सन्नाटा दिखा, क्योंकि अभी तक जब वह आ रही थी तब उसे उस पायल की छनकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुंचती आवाजें बिल्कुल अपने आप बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा ही पसर गया। उसकी ना कैसे अचानक से धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई और उसने जब अपने हाथ को माथे पर लगाया तो वो ठिठक गई। उसे अपने माथे पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपने हाथ में लगे पदार्थ को देखा तो डर के मारे चीख उठी। उसके सिर से बर्तन की टोकरी जमीन पर गिर पड़ी और वो भी गिर पड़ी। तेज बर्तनों की गड़गड़ाहट से वहां पास के जंगलों से पशु पक्षियों की आवाजें फिर से उत्पन्न हो गई। इस लड़की ने जब अपने हाथ को देखा तो सन्न रह गई, क्योंकि उसका हाथ और सिर पूरा खून से सना हुआ था और उस खून से अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जिसे गंध से वो लड़की वही बेहोश हो गई। सुबह के 7 बजे उस लड़की का शरीर गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे गिरा पड़ा मिला। वो शायद अब भी बेहोशी की हालत में। उसका पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था, जिसे देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया था। सब लोग और भी ज्यादा खौफ में आ गए थे।
तभी कुछ लोगों ने उस लड़की को होश में लाने का प्रयास किया, जिससे कुछ मिनट बाद उस लड़की को होश आ गया और वो डर के मारे रोने लगी और कल रात को जो घटना उसके साथ हुई वो उसे बताने लगी। और जो बात निकलकर उससे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस घटना को हुए अब तक 2 दिन बीत गए थे। गांव में अब भी सनसनी फैली हुई थी। इधर चंद्र शहर जाने की सोच रहा था, पर 2 दिन से बारिश अपने चरम सीमा पर थी, जिससे वो कहीं नहीं जा पा रहा था। 2 दिन से वो अपने घर में ही कैद था और इंतजार करता था बारिश के रुकने का। रात के 9 बजे चंद्र खाना खा पीकर लालटेन की रोशनी में टेबल पर बैठा उस आत्मा के बारे में कुछ खोज रहा था। तभी उसे किसी के उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कौन हो सकता है इतनी रात को, वो भी बारिश में? देखता हूं, ये सोचकर वो दरवाजे के पास आया और कुंडी को खोलते हुए जब दरवाजे को पूरा खोला तो सामने बारिश से भीगी हुई एक युवती दिखी, जो दिखने में सुंदर दिख रही थी और उसने एक काले दुपट्टे से अपने चेहरे को ढका हुआ था। तभी चंद्र ने उससे पूछा, जी बताइए, क्या काम है आपको? उस लड़की ने चंद्र की बात का उत्तर दिया, जी आप तो बिरजू मुखिया को तो जानते ही होंगे, हम उन्हीं के बेटे की बेटी है और आज हम शहर से आ रहे थे कि तभी बारिश होने लगी और हम पूरी तरह भीग गए हैं। अगर आप बुरा न माने तो क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? उस लड़की की बात चंद्र को थोड़ी अजीब लगी, पर उसने नजरअंदाज करते हुए उसे रुकने के लिए कह दिया और उसे घर के अंदर बुला लिया। वो लड़की बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और थोड़ी काम भी रही थी कि तभी चंद्र ने बगल टंगी तौलिए को उसके हाथ में थमा दिया और कहा, जाइए, वो बाथरूम है, आप वहां जाकर चेंज कर लिए, नहीं ठंड लग जाएगी। चंद्र की बात सुनकर वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ बाथरूम में चली गई। इधर चंद्र ने कुछ खाने पीने का सामान भी उसके चारपाई पर रख दिया और फिर जाकर उस आत्मा के बारे में खोजबीन करने लगा। वो लड़की अब बिल्कुल सूख चुकी थी और सामने चारपाई पर खाना देखा तो उसे चुपचाप देखने लगी। तभी चंद्र ने कहा, खाना है, खा लीजिए और सो जाइए, और अगर कुछ जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए गांव के। उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया और खाना खाने बैठ गई। वो अब भी अपना चेहरा उस कपड़े से ढकी हुई थी और चोर नजरों से बार बार वो चंद्र को ही निहारे जा रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने चंद्र की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप ये जो गांव में हादसा हो रहा है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? उसकी इस बात से चंद्र को थोड़ा अटपटा सा लगा। फिर उसने अपनी किताबों में नजरें गड़ाए हुए कहा, हाँ, असल में उस पास वाला जो कुआं है ना, वहां पर बरसों पहले एक लड़की को जिंदा काट कर उसमें फेंक दिया गया था। उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था, ये अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पाया है और अब उसकी आत्मा अपनी तपस्या पूरी करके गांव वालों को मौत के घाट उतार रही है। ये कहते हुए उसने सारी बात इस लड़की को बता दी। उसकी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर कुटिल भरी मुस्कान तैर गई और चुपचाप चारपाई पर करवट करके लेट गई। चंद्रबार हवा से उस किताब को उलटने से बचा रहा था कि तभी उसे किसी की गहरी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ चंद्र बाबू, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा आपसे सामना या फिर भागने का रास्ता? ये कहते हुए वो आवाज हल्की सी मुस्कुरा उठी। उस सस्पेंस से भरी आवाज को जैसे ही चंद्र ने सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए और तेज हवाओं की वजह से अचानक खूंटी पर टंगी लालटेन धड़ाम से गिर गई और उसका शीशा तो चकनाचूर हो गया और उसमें भरा मिट्टी का तेल फर्श पर फैल गया, जिसे देखकर चंद्र बुरी से डर गया और वो पीछे होते हुए जैसे उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी, वो चौंक सा गया, क्योंकि वो लड़की निश्चिंत होकर आराम से चारपाई पर करवट लिए हुए सो रही थी। उस कमरे में लालटेन के गिरने से अंधेरा चारों तरफ फैल गया, जिससे चंद्र को साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो सहारा लेते हुए जैसे उस कुर्सी पर बैठा तो उसे बिजली की चमक उस खिड़की से दिखाई दी और उस बिजली का प्रकाश उस कमरे में भी दिखाई दिया। और जब चंद्र ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो वहां नहीं थी, जिसे देखकर चंद्र बुरी तरह पसीने से तरबतर हो गया और अपने पसीनों को पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसे फिर वही ध्वनि सुनाई दी,
किसे ढूंढ रहे हो चंद्र बाबू? मुझे, या फिर उस अनजान लड़की को जिसे आपने इस दहलती हुई बारिश में पनाह दी थी? हम उसकी बात से चंद्र बिल्कुल खामोश हो गया। वो बस उस आती हुई खनकती हुई आवाज को सुने जा रहा था। तभी वो आवाज फिर उस कमरे में गूंजी। जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं चंद्र बाबू, असल में वो मैं ही थी, जिसकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है। देखना चाहते हैं मैं कैसी दिखती हूं? उसके ऐसा कहते ही अचानक से जोर की बिजलियां कड़की और चंद्र के सामने बिल्कुल उसके नजदीक एक भयानक साया मंडराता हुआ दिखा, जिसे देखकर चंद्र की जान मानो हलक में अटक गई। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वह लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। उसका भयानक और रौद्र रूप देखकर चंद्र की चीख निकल उठी और वो बेहोश हो गया, क्योंकि उस आत्मा का चेहरा आधा जला हुआ और एक आंख में चाकू घुंपा हुए था। जैसे उसने चित्रा के आंखों में देखा था, बिल्कुल वैसे है। उसका चेहरा बिल्कुल चित्रा की तरह लग रहा था। शायद इसी वजह से चंद्र बेहोश हो गया। सुबह हो चुकी थी, अब शायद बारिश भी थम चुकी थी, पर मौसम अब भी वही बादलों वाला बना था। तभी चंद्र की नींद खुली और उसने आंख मलते हुए जैसे ही उठा, उसे कुछ अजीब लगा। उसने जब अपने आप को देखा तो वो जमीन पर नहीं, चारपाई पर था, और जो लालटेन टूटी हुई थी वो बिल्कुल सही सलामत दरवाजे के बगल खूंटी पर टंगी हुई थी। ये सब देखकर चंद्र असमंजस में पड़ गया और जब उसने सामने चारपाई पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने वही रात वाली लड़की चारपाई पर आराम से लेटी हुई थी। उसे देखते ही चंद्र की फिर चीख निकल पड़ी। आह! चंद्र की चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि वो लड़की झट से उठकर बैठ गई और डरते हुए वहीं से बोली, क्या हुआ भैया, आप इतने तेज क्यों चीख रहे हैं? कोई भूत वूत देख लिया क्या आपने? उस लड़की की कोमल आवाज से चंद्र अचानक से शिथिल पड़ गया, क्योंकि उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो बिल्कुल चित्रा की आवाज से मिलती जुलती थी। तभी वो लड़की अपने चेहरे को उस काले दुपट्टे से ढकते हुए चंद्र के पास जाने लगी, जिसे देखकर चंद्र को फिर वैसे ही आभास हुआ जैसे कल रात को हुआ। वो पीछे की तरफ खिसकते हुए बोला, प्लीज आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास मत आइए, आप चली जाइए यहां से, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, प्लीज। ये कहते हुए चंद्र का सिर नीचे झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की चंद्र की बातों से डर गई और बिना कुछ बोले वो चुपचाप वहां से तुरंत अपने सामानों को समेटते हुए और आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल गई। और थोड़ी दूर जाते ही उसके चेहरे पर जो आंसू और उदासी झलक रही थी, अब वो विषाक्त हंसी में बदल गई और वो हंसते हुए बोली, हाँ वाह चंद्र बाबू, अभी से ही इतना डर गए हम? जब अभी ही इतना डर रहे हो हमसे, तो आगे हमारा सामना कैसे करोगे? और अभी तो केवल हम तुम्हारे सपने में ही आए हैं, अभी तो प्रत्यक्ष रूप से मिले ही नहीं हैं। जब प्रत्यक्ष रूप से हम दोनों का सामना होगा तो वो मंजर देखने लायक होगा। पर चिंता मत करो चंद्र बाबू, हम जल्दी ही वो मंजर लाने की कोशिश करेंगे और तुमसे फिर मिलने आएंगे। तब तक आप हमें सपनों में ही देखिए। हाँ, ये कहते हुए वो अपने मन ही मुस्कुराते हुए और अपने बालों की लट को घुमाते हुए वहां से निकल गई। इधर चंद्र सोच में पड़ गया था कि जो रात को हुआ वो सब एक सपना था या सच। इन्हीं बातों को सोचते हुए उसका दिमाग फिर डिस्टर्ब हो गया और वो बाहर निकलकर उस लड़की को देखने लगा, पर वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। आज बारिश थम चुकी थी। चंद्र ने डिसाइड किया कि अब वो शहर जाएगा ही जाएगा। उसने जल्द ही अपना सामान पैक किया और गांव से जाने वाली सुबह 9 बजे बस में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गया। वो खिड़की वाली सीट पर बैठा था और वही सब घटनाएं उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रही थी, जिससे वो फिर से इरिटेट होने लगा। इधर गांव में जो बिरजू मुखिया थे वो कहीं से आ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कुर्ता और धोती पहने और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था। तभी मुखिया जी बोले, कहो मंगरू प्रधान का हाल चाल बा? बड़ी रफ्तार में चला आवत आहा का बात का बा? सब कुछ ठीक बा कि नहीं?
मुखिया की बात सुनकर मंगरू प्रधान घबराते हुए बोला, गजब होइगा मुखिया जी, गजब होइगा। का होई गवाहो तनिक आराम से बोला। अब का बताई मुखिया जी। जॉन रामधन का बिटिया 4 दिन पहले मरी रही। वो का आज हम अपनी आंखी से देख के आवत ही। ई का कहत हो प्रधान, तू पी के न तो आवत हा। वो का मरे तो 4 दिन होइगा और तू कहता कि ऊ जिंदा बा। हाँ मुखिया जी, हाँ न विश्वास होई तो चला तोहका आज हम ओका दिखाई दी चला। ये कहते हुए वो मुखिया उस प्रधान के साथ उस लड़की को देखने चल दिया। इधर चंद्र शहर पहुंच चुका था और एक सुनसान से जंगल के रास्ते पर अकेले पैदल चला जा रहा था। वो कहां जा रहा था ये तो सिर्फ उसे ही मालूम था। वो चलते हुए एक गुफा के अंदर पहुंचा जहां पर खूब अंधेरा था, पर सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ फैली हुई थी, जिसे चंद्र को कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ रही थी। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक बड़ी ही सिद्ध काली शक्तियां ऊपर मंडरा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उन शक्तियों के नीचे एक लंबी और मोटी जटाओं वाला एक बाबा मंत्रमुग्ध होकर शांत ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था, जिसकी आंखें तपस्या में बंद थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अवश्य ही कोई बहुत बड़ा सिद्ध और काली शक्तियों वाला इंसान है। उस बाबा को देखकर चंद्र को मन ही मन बहुत घबराहट हो रही थी और शायद डर भी लग रहा था। फिर भी वो हिम्मत करके उस बाबा के सामने अपना हाथ जोड़ा और प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। चंद्र के जाते ही उस तांत्रिक की आंखें खुल गई और उसने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो बालक, आज हमारी गुफा में कैसे आना हुआ? जी हमारा नाम चंद्र है और मैं अपने गांव से शहर आया हूं आपसे मिलने। सुना है आप बहुत ही जाने माने और सिद्ध बाबा है। आप भूत प्रेत, टोना टोटका सब कुछ अपनी शक्तियों से पता लगा लेते हैं। तो मेरी भी एक समस्या है, कृपया करके आप हमारी कुंडली का अच्छे से पता लगाकर ये बताइए कि हमारी कुंडली में कौन सा दोष है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। चंद्र ने ये कहते हुए सारी बात उस बाबा को बता दी, जिसे सुनकर वो बाबा अपने आसन से उठकर नीचे बने वेदी के पास बैठ गया और उसमें आग जलाकर भूतों को भागने वाले देवता यानी भूतनाथ के मंत्रोच्चारण का जाप करने लगा। इधर चंद्र भी चुपचाप यज्ञ के सामने बैठकर चुपचाप उस तांत्रिक के बताए गए मंत्रों का जाप करने लगा। उस यज्ञ में घी डालते ही उसके आगों की लपटें तीव्र हो गई और उसमें चंद्र की कुंडली इस तांत्रिक के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगी, जिसे देखकर वो तांत्रिक उसे पढ़ने लगा और पढ़कर चंद्र से बोला, तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु का दोष है। तुम्हारी किस्मत किसी साधारण स्त्री से न जुड़कर एक सोमालिका नामक पिशाचनी से जुड़ी हुई है। ये ऐसा क्यों हुआ है इसका पता सिर्फ वो पिशाचनी ही तुमको बताएगी, क्योंकि इसका राज वही जानती है। ये सब बातें चंद्र बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि जो बातें ये बाबा उसे बता रहा था वो बातें उस पहले वाले बाबा ने उसे तो बताया ही नहीं था। वो तो कुछ और ही बता रहा था। बाबा, उस आत्मा ने मेरा जीना हराम कर दिया है और मेरा ही नहीं पूरे गांव वालों का भी जीना हराम कर दिया है। आए दिन रोज किसी न किसी मौत होए जा रही है। आप ही कुछ उपाय बताइए महाराज। ये कहते हुए चंद्र मायूस हो गया। उदास मत बेटा, हर एक बुरी शक्ति का विनाश होता है, उसका भी होगा। बस मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां ये आत्मा निवास करती है। ये बात जब चंद्र ने सुनी तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो झट से इस तांत्रिक को लेकर वहां से निकल गया। इधर मुखिया जी और मंगरू प्रधान दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मंगरू ने उस लड़की को देखा था, पर ये क्या वहां पर तो कोई नहीं था, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, कहां बा वो लड़कियां, कहीं दिखत तो नहीं है। मुखिया जी ये कहते हुए जैसे ही अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाए, पर वहां तो कोई नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था और जैसे ही वो मंगरू से बात करने के लिए मुड़ते कि तभी उन्होंने अपने पीछे एक हंसती हुई आवाज सुनाई दी, किसे ढूंढ रहे हो? मुखिया जी, हम मंगरू को, पर मंगरू तो यहां पर है ही नहीं। मुखिया जी जल्दी ही पीछे मुड़ गए, पर उनके आसपास तो कोई भी नहीं था, स्वयं मंगरू भी नहीं।
जिसे देखकर पहले तो वो बहुत डर गए, पर हिम्मत करके हकलाते हुए बोले, कौन है? सामने आओ। मैं डरता नहीं हूं तुमसे। वो आवाज फिर से हंसी में गूंज उठी। तभी उस आवाज ने फिर से कहा, अच्छा आप डरते नहीं हो मुझसे, पर आप ऐसे काम क्यों रहे हैं? मुखिया जी ने जब उसकी बात सुनी तो वो झट से अपने आप को देखने लगे, क्योंकि वो सच में कांप रहे थे। कि तभी उस आवाज ने फिर से कहा, अच्छा ये बताइए मुखिया जी आप आए किसके साथ थे? जब मुखिया जी ने ये बात सुनी तो उनकी नजरें फिर चारों तरफ घूम गई और वो डरते हुए बोले, मंगरू के साथ। पर वो तो कहीं नहीं दिख रहा, उसने आश्चर्य दिखाते हुए कहा। इधर चंद्र अपने गांव पहुंच गया था उस बाबा को लिवाकर। आज उसके चेहरे पर न जाने कैसी एक खुशी की सुकून थी। उसे लग रहा अब जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। तभी उसे कुछ लोग उस कुएं की तरफ भागते हुए नजर आए। क्या हुआ रामू चाचा, आप लोग इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हैं? चंद्र ने एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, जो जल्दबाजी में उसी कुएं की तरफ भागा जा रहा था। अरे बेटा, गजब हो गया, हमारे गांव के मुखिया जी आज चल बसे सुनने में आया है कि उसी कुएं के पास वाली चुड़ैल ने उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। बस उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्या? ये सब सुनकर चंद्र और भी घबरा गया। वो जल्दी से उस बाबा के साथ उस कुएं की ओर बढ़ा। इधर उस आत्मा ने मंगरू के रूप में आकर उस मुखिया की बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और उनका खून पीकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुएं से थोड़ी दूर पर बिखेर दिया था। इधर मुखिया जी के लाश पर सभी गांव वाले शोक मना रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत और डर साफ साफ झलक रहा था। कि तभी चंद्र और वो तांत्रिक वहां पहुंच गए और उन्होंने सामने मुखिया जी की लाश देखी तो बहुत ज्यादा डर गए, पर वो तांत्रिक अचानक से शांत पड़ गया और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगा, जिसे देखकर वहां आए हुए लोग शांत पड़ गए। और उस तांत्रिक ने चंद्र को एक इशारा किया, जिसे समझकर वो सभी लोगों को उस लाश से दूर करने लगा। वो तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपने सामने यज्ञ जलाने के लिए लकड़ी मंगवाई और यज्ञ बनाकर उसमें आग प्रज्वलित कर दी और उसमें अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें राख का कुछ अवशेष था। इधर वो आत्मा एक पेड़ की डाली पर लेटी हुई थी। हमेशा की तरह उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका पल्लू भी। कि तभी उस आत्मा को अपने अंदर कुछ जलने की फीलिंग आई और उसकी जलन धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा। वो झट से नीचे गिर गई और छटपटाते हुए गहरी आवाज में बोली, आह आह, ये मेरे शरीर में अचानक से जलन कैसे होने लगी? ये क्या हो रहा है मुझे? किसकी हिम्मत है जिसने मेरी शक्तियों को जलाने का प्रयास कर रहा है? छोड़ूंगी नहीं तुमको। आह! वो चिल्लाती हुई इधर उधर भागने का प्रयास करने लगी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो उसी की तरफ खींची चली जा रही है। वो अपने पैरों से जमीन पर रुकने का प्रयास कर रही थी, पर वो बार बार असफल हो जा रही थी। इधर तांत्रिक के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि उसके प्रभाव से उस आत्मा की शक्ति क्षीण पड़ जा रही थी। इधर चंद्र भी उस यज्ञ के सामने बैठा हुआ था और जैसे जैसे वो तांत्रिक उसे करने को बोल रहा था, वो वैसे वैसे करने की कोशिश कर रहा था और यज्ञ में आहुति दे रहा था। उधर उस आत्मा का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी गुस्से से। उसके बाल हवा में अब और तेज लहराने लगे थे, क्योंकि उसके गुस्से से फिर वही तूफान खड़ा कर दिया था जो उसने पहली बार खड़ा किया था। कहानी में अब चंद्र और तांत्रिक के प्रयासों के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो रहा था। तांत्रिक अपने मंत्रों से आत्मा की शक्ति को कमजोर करने में सफल हो रहा था, लेकिन आत्मा का गुस्सा अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके शरीर में एक तेज गर्मी का एहसास हो रहा था, जैसे वो खुद आग में जल रही हो। उसकी शक्तियां अब उफान पर थी और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। इधर चंद्र की स्थिति भी बदलने लगी थी। वो तांत्रिक के साथ यज्ञ के आसपास बैठकर
अपनी पूरी शक्ति से आहुति दे रहा था, जैसे उसे कोई अनजानी शक्ति मार्गदर्शन दे रही हो। यज्ञ की आग में जैसे ही आहुति डाली जाती, उस आत्मा के शरीर में जलन की स्थिति बढ़ जाती। आत्मा चिल्ला उठती और जैसे जैसे वो तड़पती, उसकी शक्तियां और अधिक कमजोर होती जा रही थी। तभी उस आत्मा ने अपनी सबसे खतरनाक बात बताई, जो चंद्र को चौंका देने वाली थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी आत्मा नहीं रह सकती थी। चंद्र, तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो और तुम्हारे अतीत को मिटा दिया गया था। याद करो उस दिन को जब तुम्हारी मां मुझे तांत्रिक के पास लेकर आई थी। वही दिन था जब मेरी मौत तय हुई। चंद्र के दिल में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन उसके अंदर एक शक्तिशाली आस्था थी कि वो इस आत्मा को समाप्त कर सकता है। उसे ये एहसास हो गया कि उसकी मां के पास वो रहस्यमय शक्ति थी जो उसकी किस्मत को बदल सकती थी, और शायद यही वजह थी कि उसे इस आत्मा का सामना करना पड़ा था। आत्मा का नाम और उसकी हत्या के कारण अब स्पष्ट हो रहे थे, और चंद्र को समझ में आ रहा था कि उसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इस आत्मा से निपटना ही होगा। तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति और भी बढ़ा दी थी, और वो अब आत्मा के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा था। उसकी नजरें बंद थी और वो मंत्रों के उच्चारण से आत्मा की आत्मा को तंग करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आत्मा की गुस्से से भरी चीखों ने वातावरण को और भी खतरनाक बना दिया था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, आत्मा ने गुस्से से कहा, और उसकी शक्तियां फिर से बढ़ने लगी। लेकिन चंद्र अब पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी मां की ताकत और तांत्रिक के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपने हाथों में एक छोटा सा रत्न पकड़ा जो उसकी मां ने उसे कभी दिया था, और कहा था, जब तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा डर खड़ा हो तो ये रत्न तुम्हारी मदद करेगा। चंद्र ने उस रत्न को तांत्रिक के यज्ञ के बीच में फेंका, और जैसे ही वो रत्न यज्ञ की आग में जलते हुए गिरा, एक तेज प्रकाश ने चारों ओर अंधेरे को छीन लिया। आत्मा की चीखें सुनाई देने लगी और वो असहनीय दर्द से झूलने लगी। उसकी शक्ति अब पूरी तरह से खत्म हो रही थी, और वो आखिरी बार चंद्र को देखकर बोली, तुमने मेरी शक्तियां ले ली, लेकिन तुम मेरे रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे। इसी के साथ वो आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। चंद्र और तांत्रिक ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के समझ लिया कि अब इस गांव में शांति होगी। चंद्र की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को उस रहस्यमय अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने की उम्मीद थी। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है, तो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए।